हाय गाइस, आज हम लोग 2015 में आई हुई सुपरनैचुरल हॉरर मूवी वी आर स्टिल हियर को यहाँ पे रिकैप करने वाले हैं। इस मूवी की IMDb रेटिंग 5.7 आउट ऑफ 10 है और ये रॉटेन टोमेटो पे 95% फ्रेश है। मूवी की शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाया जाता है। इनका नाम होता है पॉल और एन और मालूम चलता है कि 2 महीने पहले ऐसा कुछ हॉरिफिक हुआ है इनके साथ कि इनकी पूरी लाइफ ही बदल जाती है। उसके बाद यहाँ पे हमें मालूम चलता है कि उस एक्सीडेंट में उनके एक ओनली चाइल्ड, उनका जो बेटा था, वो मारा गया था और इसी दुख से इन लोगों को रिकवर करने के लिए इन्होंने डिसाइड करा था कि ये लोग अपना सिटी से कंट्री साइड में शिफ्ट होने वाले हैं। ये लोग वहाँ पे जाके शिफ्ट हो जाते हैं और एन यहाँ पे अपने बेटे का कुछ सामान होता है, उसमें से चीजों को सॉर्ट कर रही होती है कि अचानक से उसको अगले ही कमरे से कुछ अजीब अजीब सी आवाजें आती हुई सुनाई देती हैं। उसको लगता है कि हो सकता है कि नेक्स्ट कमरे में पॉल अपना कुछ काम कर रहा हो, मगर जब वो चेक कर ही रही होती है तो उसको दोबारा से सेम ही आवाज सुनाई पड़ती है, मगर इस समय वो उस कमरे से नहीं आ रही होती है, मगर बहुत ज्यादा तेज हो गई होती है इस बार आवाज। मालूम चलता है कि आवाज आ रही होती है उस घर के बेसमेंट में से और जब यहाँ पे आन जाती है बेसमेंट को चेक करने के लिए तो वहाँ पे सब कुछ ही नॉर्मल होता है और जब वो वापस से आके चीजों को सॉर्ट करने लगती है तो उसको दोबारा से आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वो यहाँ पे अपने घर का एक एक कोना देख रही होती है, मगर उसको कुछ भी अनयूजुअल नहीं दिख रहा होता, मगर अचानक से ही ठंडा हवा आता है और उसको सीधे उसके फेस में हिट करता है और वहीं पे जब वो खड़ी होती है तो वो देखती है कि छोटा सा टॉय पड़ा हुआ है जमीन पे और उसका उस पे ध्यान जाता है। उस टॉय को जब वो और ध्यान से देखती है तो उसको याद आता है कि वही खिलौना है जिससे उसका बेटा खेला करता था और इसको सोच के वो काफी ज्यादा इमोशनल हो रही होती है। इन सारे इवेंट्स को लेके वो यहाँ ये सोचने लग जाती है कि हो सकता है कि उसका जो बेटा है वो वापस आ गया है, मगर उसके पीछे हम देखते हैं कि एक ह्यूमनॉइड टाइप शैडो उसके पीछे से निकल जाता है। वो अचानक से उठती है और उसी शैडो के पीछे जाने लगती है, मगर उसको कोई भी चीज नहीं दिखाई देती। जब वो बेसमेंट में ही होती है तो देखती है कि स्टेयर्स जो है बेसमेंट के उस पे से एक पुराना सा बॉल है वो रोल डाउन कर रहा है और यहाँ पे ये जो बॉल होता है वो सेम बॉल होता है जो उसके बेटे का हुआ करता था। अब यहाँ पे एन को एकदम ही पक्का हो गया होता है कि उसका बेटा वापस आ गया है। भले ही वो स्पिरिट फॉर्म में वापस आया है, मगर वापस आके वो अपनी मदर को चेक करना चाहता है कि वो ठीक है कि नहीं, इसीलिए वो वहाँ पर है। उसी दिन पॉल को वो सारे इवेंट्स को जो हुए हैं उसके साथ उसको बताती है, मगर पॉल उसको बोलता है कि हो सकता है कि ये सब कुछ इसका इमेजिनेशन हो, क्योंकि वो इतना ज्यादा दुखी है कि हो सकता है कि उसके माइंड ने ऐसी चीजें फॉर्म करी हो उस ग्रीफ को कोप करने के मैकेनिज्म में। मगर उसी रात हम फिर से देखते हैं कि कुछ एक और बहुत ही बड़ा इवेंट होता है जहाँ पे इन्होंने अपने बेटे का फोटो लगाया हुआ होता है और वो एकदम ही गिर जाता है और उसका जो फ्रेम होता है वो शैटर कर जाता है। यहाँ पे एन को लगने लगता है कि उसका बेटा उससे गुस्सा है क्योंकि उसके बेटे को वो पिक्चर कभी भी पसंद नहीं आई। पॉल को अभी भी लग रहा होता है कि सारी जो इवेंट्स चल रहे हैं ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है कि अचानक से उनके दरवाजे पे नॉक होता है। मालूम चलता है कि उनके वहाँ पे जो उनके नेबर्स हैं वो आए हुए होते हैं इनको इनवाइट करने के लिए और खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए। यहाँ पे जो आदमी होता है उसका नाम होता है डेव और ये सारे बैठ के जब बात कर रहे होते हैं तो डेव इन्हें बताता है उनके नए घर को लेके एक डार्क पास्ट। यहाँ पे वो कहानी बताने लगता है कि सालों पहले एक आदमी अपने फैमिली के साथ इस घर में रहा करता था और उसने अपने घर को एक फ्यूनरल सर्विस सिस्टम में बदल दिया था, जहाँ पे वो लोगों के फ्यूनरल के लिए सर्विस प्रोवाइड करता था। मगर जल्द ही उनके पूरे कंट्री साइड में रूमर्स फैलने लग गए थे कि वो जो आदमी है वो ह्यूमन बॉडी पार्ट्स को सेल करता है और ये जब बात सारी फैल गई थी तो जितने भी कंट्री साइड में लोग रहते थे वो इनको उनके घर से पूरी फैमिली को ही भगा दिए थे। कुछ समय बीता और वो जो आदमी था वो अल्कोहलिक टर्न हो गया था और एक दिन अचानक ही मिस्टीरियस सर्कमस्टेंस में उसकी डेथ हो गई। इनका कॉन्वर्सेशन यहाँ खत्म होता है और ये दोनों जाने लगते हैं और जब यहाँ पे डेव की वाइफ गुड बाय कर रही होती है एन को तो यहाँ पे एक नोट बिना किसी के पता चले उसके हाथ में उसको वो स्लिप कर देती है। उस नोट में लिखा हुआ होता है कि उस घर को एक फैमिली की जरूरत है, तो जितना जल्दी हो सके वो लोग वहाँ से निकल जाएं। पॉल उस नोट को पढ़ता है, उसको लगता है कि किस तरीके का मजाक है, इसीलिए वो उसको फेंक देता है और उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचता। मगर उसी रात दोबारा से वो जो ह्यूमनॉइड शैडो फिगर था वो फिर से इधर उधर घर में चलने लगता है और उसको एन सुन लेती है। उसको एग्जैक्टली सुनती भी नहीं है, मगर उसको एक अनीस सा फील आता है कि कोई उसको देख रहा है और उसको बार बार
ऐसा लग रहा होता है कि उनके जो कमरे का दरवाजा खुला हुआ है वहाँ से कोई उस पे नजर रख रहा है। वो इससे थोड़ा सा घबराने तो लगती है और अपने आप को शांत करने के लिए वो यहाँ पे पॉल को हक करती है। मगर हमें यहाँ पे दिखाई देता है कि दरवाजे के साइड में जो उसको लग रहा था कि कोई देख रहा है, वहाँ से एक्चुअली में कोई उसको देख रहा होता है, क्योंकि वहाँ पे जो फोटो फ्रेम पड़ा हुआ होता है उसी में हम उस फिगर का रिफ्लेक्शन देख पाते हैं। अगला दिन होता है और पॉल यहाँ पे एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाता है जिससे कि उनके बेसमेंट में एक बॉयलर रखा हुआ है उसको वो ठीक करके जाए, क्योंकि यहाँ पे जो बॉयलर था वो अपने आप ही गर्म होने लग जाता था बिना इनके टर्न ऑन करे। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिशियन को देखते हैं कि उसको फिक्स करने के लिए बहुत ज्यादा वो एफर्ट कर रहा होता है, मगर फाइनली वो उसको फिक्स कर देता है। और जैसे ही उस बॉयलर को वो रीस्टार्ट करता है तो उसको सुनाई देता है कि जैसे कोई सीढ़ियों से नीचे आ रहा है। जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसको दिखाई देता है कि जैसे एक शैडो पीछे वॉल की तरफ से ग्लाइड करके गया है। इसको देख के वो थोड़ा सा तो नर्वस होने लगता है कि क्या पता कौन हो, मगर उसको लगता है कि मोस्ट लाइकली वो पॉल ही होगा। मगर तब भी वो चेक करने के लिए जाता है और जब वो वहाँ दूसरे साइड पहुँचता है तो उसको दिखाई देता है कि जैसे कि वहाँ पे कोई औरत फ्लोर पे क्राउच करके बैठी हुई है। वो पूछता भी है कि वो कौन है, मगर दूसरे साइड से उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। और अचानक से ही वो जो वुमेन उसको वहाँ पे औरत बैठी हुई दिख रही थी वो अचानक ही गायब हो जाती है। वो भागता हुआ जाता है अपने टूल बॉक्स को उठा के वहाँ से निकलने के लिए, और तभी अचानक से एक और शैडो उसके पास से ही पास करता है। वो वहाँ से एकदम ही डर चुका होता है, भागने वाला होता है कि एक चिल्लाता हुआ फिगर उसके जस्ट सामने अपीयर हुआ है। इस बार उसको देख के वो इतना जोर से चिल्लाता है कि एन और पॉल दोनों भागते हुए जाते हैं उसको चेक करने के लिए। जब दोनों नीचे पहुंचते हैं तो उनको दिखाई देता है कि जो इलेक्ट्रिशियन है वो बेहोश हुआ हुआ है और उसके बॉडी में बहुत सारे सीवियर बर्न मार्क्स हैं, जैसे कि किसी ने उसको आग में फेंक दिया हो। उसको तुरंत ही हॉस्पिटल भेजा जाता है और पॉल यहाँ पे पुलिस स्टेशन कॉल करता है और फाइल करता है एक रिपोर्ट को, क्योंकि उसको यहाँ लग रहा होता है कि जिस बॉयलर को वो रिपेयर करने आया है उसी बॉयलर की वजह से उसका ये हाल हुआ है। मगर एन इस बात को अग्री नहीं कर रही होती है और वो बोल रही होती है कि उनके बेटे के स्पिरिट ने ऐसा करा होगा, क्योंकि उसको अजनबी लोग नहीं पसंद हैं। इसके बाद अगला दिन होता है और हम देखते हैं कि एन ने यहाँ पे अपने दो दोस्तों को घर पे इनवाइट करा है। उसमें से एक का हमें मालूम चलता है कि वो एन की पुरानी कॉलेज की फ्रेंड है, उसका नाम होता है मे। और वो यहाँ पे हमें उसका मालूम चलता है कि वो बोलती है कि वो स्पिरिट्स के साथ कम्युनिकेशन कर सकती है, और साथ ही साथ वो यहाँ पे अपने हस्बैंड के साथ आई हुई होती है जिसका नाम होता है जेकब। यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ रियूनाइट होने के बाद ये लोग इतने खुश होते हैं कि ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग थोड़ा टाइम तक बाहर बैठेंगे और बातें करेंगे, और बाहर रहने के लिए ही वो लोग एक पास में ही बार होता है उनके, वहाँ निकल जाते हैं। मगर जैसे ही ये लोग बार में एंटर करते हैं तो वहाँ पे जितने लोग ऑलरेडी बैठे हुए होते हैं वो लोग इनको देखने लगते हैं। एकदम ही सब लोग शांत होके इनके तरफ ही देख रहे हैं और बहुत ही अजीब तरह से एक्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ हमें ये भी मालूम चलता है कि एन ने यहाँ पे अपने बेटे के एक दोस्त को भी इनवाइट करा होता है जिसका नाम होता है हैरी, और हैरी के साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी आती है जिसका नाम होता है डैनियला। यहाँ पे जब वो लोग इनके घर पहुँचते हैं तो इन्हें दरवाजे पे एक नोट चिपका हुआ दिखाई देता है एन के साइड से, जहाँ पे इनको बोला जा रहा है कि ये लोग अभी बाहर हैं, एक बार में बैठे हुए हैं, और अगर ये लोग चाहते हैं तो इनको वहाँ आके ज्वाइन कर सकते हैं। मगर डैनियला बोलती है कि वो नहीं जाने वाली है बार में, वो घर में ही रह के आराम करेगी। इसीलिए वो दोनों ही घर पे रुक जाते हैं। यहाँ पे डैनियला जैसे ही घर के अंदर कदम रखती है कि उसके एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसको पूरे घर का माहौल ही थोड़ा सा अजीब लग रहा होता है। अब इस पूरे एटमॉस्फेयर से उसका दिमाग भटकाने के लिए वो यहाँ पे गाना भी चलाता है और उसके लिए एक ड्रिंक भी पोर करता है। अब इन लोग को देख के लग रहा है कि ये दोनों थोड़ा रिलैक्स हो गए हैं, मगर ये लोग इस चीज को रियलाइज नहीं करते हैं कि वहाँ पे कोई चीज है जो उन पे नजर रख रही है। अब इन लोग को एकदम ही रिलैक्स हुआ होता है पूरा माहौल, कि अचानक से हम देखते हैं कि हैरी को और इनफैक्ट दोनों को ही कुछ अजीब अजीब सी आवाजें पास के ही कमरे से आते हुए सुनाई देती हैं। उसको लगता है कि मोस्ट लाइकली यहाँ पे एन और पॉल इनके साथ मजाक कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे जिस तरफ से आवाजें आ रही होती हैं उस तरफ वॉक करके जाने लगता है चेक करने के लिए। और जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुँचता है उसको खोलने के लिए, कि जो हल्का सा दरवाजा खुला हुआ होता है वो अचानक उसके मुंह पे ही आके बंद हो जाता है। वो यहाँ पे एन को बोलने लगता है कि मजाक करना वो बंद करे, जिसके बाद वो
अपने खुद ही दरवाजे को खोलने लगता है। मगर उसको यहाँ पे दरवाजा खोलने से पहले नहीं मालूम होता है कि जिसको वो रूम समझ रहा था वो एक्चुअली में रूम नहीं है बल्कि बेसमेंट है। डैनियला को हम देख पा रहे होते हैं कि वो सोफा पे बैठ के उसके वापस आने का ही इंतजार कर रही होती है, मगर बहुत ज्यादा टाइम निकल गया होता है और वो वापस अभी तक नहीं आया होता, तो डैनियला थोड़ा सा डरने लग जाती है। तो इसी वजह से वो खुद भी जाती है बेसमेंट की तरफ उसको चेक करने के लिए। जैसे ही वो पहला कदम रखती है नीचे जाने के लिए कि उसके एकदम से पूरे फेस से कलर ही हट गया है, ऐसा देख के लग रहा है। जो भी चीज उसको दिखाई दी थी वो उसको देख के वो इतना हॉरिफाइड हो गई थी कि उसके दिमाग में बस एक ही चीज चल रहा था कि उसको उस घर से बाहर निकलने की अभी तुरंत जरूरत है। वो भागते हुए अपनी गाड़ी की तरफ जाती है और वो अपनी गाड़ी को स्टार्ट करती है और जितना जल्दी हो सके वहाँ से निकल जाती है। मगर हमें जल्दी मालूम चलता है कि वो वहाँ से निकल तो गई है, भाग रही है वहाँ से, मगर तब भी वो वहाँ से भाग पाएगी नहीं, क्योंकि मोमेंट्स ही बीते होते हैं और हम देखते हैं कि उसकी जो गाड़ी है वो आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती है और बहुत ही बुरी तरीके से क्रैश हो जाती है। और जैसे ही उसकी गाड़ी यहाँ पे क्रैश होती है वैसे ही हम देखते हैं कि घर में जो सारी चीजें इन्होंने यूज करी थी वो वापस से उसी जगह पे पड़ी हुई है, जैसे कि उनके घर के अंदर कोई आया ही ना हो। अब यहाँ रात हो गई होती है जब ये चारों बाहर से वापस आते हैं। जो नोट यहाँ पे दरवाजे पे लगा हुआ था वो उनको वहीं पे लगा हुआ दिखाई देता है, तो इन लोग को लगने लगता है कि डैनियला और हैरी वहाँ आए नहीं। हमें यहाँ पे उसी बार का दिखाया जाता है जहाँ पे देख के लग रहा है कि जो पूरा माहौल है वो काफी ज्यादा टेंशन से भरा हुआ है। यहाँ पे एक लड़की को हमें दिखाया जाता है जिसका नाम होता है मैटी, और वो यहाँ पे अपने स्टाफ से पूछ रही होती है कि एन, पॉल और उसके दोस्त लोग जो आए थे बार में ये लोग क्या बात कर रहे थे। इसके पहले कि आंसर मिल सके बहुत ही जोर से दरवाजे पे नॉक होता है, और जैसे ही मैटी जाके यहाँ पे दरवाजा खोलती है कि सुनाई देता है कि जैसे किसी ने गोली चलाई हो। मालूम चलता है कि दरवाजे पे वही सेम कपल खड़े हैं, डेव और उसकी वाइफ, जो कुछ समय पहले यहाँ पे एन से मिलने आए थे। इन दोनों को देख के लग रहा है कि ये दोनों बहुत ज्यादा गुस्से में हैं और पूछने लग जाते हैं कि एन के साथ जो लोग आए थे वो लोग एग्जैक्टली क्या करना चाहते थे। इन्हें यहाँ पे जैसे ही मालूम चलता है कि वो दोनों लोग जो आए हुए थे एन और पॉल के साथ वो एक्चुअली में मीडियम साइकिक टाइप लोग हैं जो कम्युनिकेट कर सकते हैं स्पिरिट्स के साथ। इस चीज को सुनते ही डेव देख के लग रहा है कि उसने अपना पूरा टेम्पर ही लूज कर दिया है। हमें यहाँ फ्लैशबैक में मालूम चलता है कि 30 साल पहले की बात है कि वहाँ पे एक मॉर्चुअरी हुआ करता था, और वो जो मॉर्चुअरी था वो वही इंसान ओन करता था जो इनके घर में रहता था पहले, और इसी वजह से उनके पूरे विलेज में, उस एरिया में, टाउन में अजीब अजीब चीजें होनी शुरू हुई थी। यहाँ पे लोग बिना किसी रीजन के बीमार पड़ने लगे थे, उनके जो एनिमल्स थे वो बिना बात के मरने लगे थे। तो इस वजह से वहाँ पे जो लोग रहते थे उनको लगता था कि मोस्ट लाइकली ये कर्स है जिसको हटाने के लिए पूरे के पूरे परिवार को यहाँ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, और इसी कर्स को हटाने के लिए जिस फैमिली को उन्होंने चूज करा था वो इसी आदमी का पूरा परिवार था, और इन लोगों ने जिंदा ही जला दिया था। हमें ये मालूम चलता है कि उस कर्स को उन लोगों ने लिफ्ट नहीं करा था ये करके, और हर 30 इयर्स में ये कर्स वापस आता है, और इस बार इन्होंने चूज करा है पॉल और एन के परिवार को। यहाँ पे मालूम चलता है कि अगर इन लोगों को इन्होंने नहीं मारा तो इनका पूरा का पूरा जो टाउन है वही खत्म हो जाएगा। अब मालूम चलता है कि ये दोनों इसीलिए आए थे जिससे कि इस सैक्रिफाइस को ये लोग पूरा कर सकें। हमें यहाँ पे एन और पॉल को दिखाया जाता है, और इनकी जो दोस्त है मे, जो कम्युनिकेट कर सकती है स्पिरिट्स के साथ, वो आके इन लोग के साथ बैठती है, और उसका हस्बैंड भी वहाँ पर है। जैसे ही वो बोलती है कि वो अंदर आई तो उसको ऐसा फील आया कि जैसे वहाँ पे बहुत ही ज्यादा भारी अनसेटलिंग टाइप कुछ एनर्जी है जो उस कमरे के अंदर भरी हुई है। वो यहाँ पे एन को बताती है कि ये जो स्पिरिट है ये नॉर्मल नहीं है, एंड ये उसका बेटा तो डेफिनेटली नहीं है। साथ में वो ये भी बोलती है कि जो भी ये चीज है वो प्रिटेंड कर रहा है जैसे कि वो उसका बेटा हो। मगर यहाँ पे हम पॉल और एन को देख रहे हैं कि उनको जब ये सारी बातें बता रही होती है मे, तो वो लोग डर नहीं रहे होते, उल्टा यहाँ पे वो डिनाई करके उनपे हंसने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि अगर ये हमारा ही बेटा है तो हमें इससे डरने की जरूरत भी नहीं है। जिसके बाद ये सारे चले जाते हैं सोने के लिए। अचानक से हम देखते हैं कि 12 बजे के करीब यहाँ पे पॉल की नींद खुलती है और उसको दरवाजे के नीचे दिखाई देता है जैसे कि उसके दरवाजे पे कोई खड़ा हो। उसको ऐसा लगता है कि हो सकता है कि मे का हस्बैंड आया हो इससे कुछ पूछने के लिए, या फिर उसको कुछ चाहिए हो। इसी वजह से वो आवाज भी देता है उसको, मगर दूसरे साइड से उसको कोई जवाब नहीं आता। एकदम ही सन्नाटा छाया हुआ होता है कि अचानक से वो दरवाजा धीरे धीरे करके खुलने लगता है, और जब ये दरवाजा
पूरा ही खुल जाता है तो हमें दिखाई देता है कि वहाँ पे तो कोई खड़ा ही नहीं, बस बहुत ही ज्यादा ठंडी हवा दोबारा आके यहाँ पे पॉल के फेस पे हिट करती है। इस चीज से वो डर के जैसे ही मुड़ता है तो उसको ऐसी कोई चीज दिखती है जिसको देख के वो बहुत ही ज्यादा जोर से चिल्ला देता है, और जैसे ही वो अपने चिल्लाने से इस बार उठता है तो मालूम चलता है कि उसको नाइटमेयर आ रहा था। इसके बाद वो इतना ज्यादा डर के उठा हुआ होता है कि उसको रियलाइज होता है कि एक्चुअली में वो सपना नहीं देख रहा था, वो नाइटमेयर नहीं था, बल्कि यहाँ पे एक्चुअली में कोई चीज खड़ी थी या फिर कोई चीज था वहाँ पे जिसने उसको उठाया है उसके नींद से। हमें यहाँ दिखाया जाता है अगला दिन हो जाता है। मे और एन यहाँ पे मार्केट जा रहे होते हैं और जेकब यहाँ डिसाइड करता है कि आज के दिन वो फाइनली सच्चाई जान के रहेगा। यहाँ पे थोड़े से कैंडल्स वो लाइट करता है, जिसके बाद एक पुराना रिचुअल यहाँ पे जिससे कि स्पिरिट्स को बुलाया जा सके वो वाला रिचुअल परफॉर्म करना शुरू करता है। शुरुआत में तो सब कुछ ही नॉर्मल लग रहा है, कुछ हो नहीं रहा होता, मगर जैसे ही उसके इस सेंस में पॉल आके उसको ज्वाइन करता है और एक जो मंत्रा होता है उसको चांट करना शुरू करता है, तो हम अचानक से देखते हैं कि पूरा माहौल ही वहाँ पे बदल जाता है। पॉल यहाँ पे बहुत ही ज्यादा घबरा के बोलने लगता है कि वो मेरा बेटा नहीं है। और ये सब जब चल ही रहा होता है कि अचानक से जितने भी कैंडल्स वहाँ पे जल रहे होते हैं वो एक साथ ही सारे बुझ जाते हैं। अचानक से हम देखते हैं कि जेकब की यहाँ पे जो पूरी आवाज है वही बदल गई होती है, उसकी जो आईज हैं वो ब्लड शॉट रेड हो जाती हैं और वो यहाँ पे काफी भारी आवाज में बोल रहा होता है कि तुम्हारा बेटा तो मर चुका है, मैंने उनको जला दिया। और इस मोमेंट पे पॉल को रियलाइज हो जाता है कि जेकब पोजेस्ड है और मालूम चलता है कि जिसने उसको पोजेस करा है वो वही आदमी है जिसका ये घर हुआ करता था। हमें मालूम चलता है कि धीरे धीरे जेकब को होश आ जाता है और जब वो उठता है तो वो लोगों को हर्ट ना करे इस चीज को सोच सोच के बहुत ज्यादा डर गया होता है। इसी वजह से वो पॉल को बोलता है कि वो उसे कुर्सी से बांध दे। जब यहाँ पे एन और मे वापस आते हैं मार्केट से तो यहाँ जेकब की हालत को देख के वो एकदम ही शॉक हो जाते हैं, मगर देख के लग रहा है कि शायद जेकब के लिए लेट हो गया है क्योंकि उस आदमी के स्पिरिट ने पूरी तरीके से जेकब को पोजेस कर लिया है। वो यहाँ पे पोजेशन में बहुत ही अजीब तरीके से क्रीपी तरीके से हंस रहा होता है और बहुत ही स्ट्रेंज एक्ट कर रहा होता है। अचानक से उनके घर का फोन बजता है और मालूम चलता है कि डेव की वाइफ ने यहाँ पे कॉल लगाया है इनको, और हमें उसका मालूम चलता है कि वो एकदम ही बुरे हालत में कॉल कर रही है। वो यहाँ पे बस इतना ही बोल पाती है कि उन्हें वहाँ से भागने की जरूरत है क्योंकि वो लोग वापस आ रहे हैं। जैसे ही वो अपना ये सेंटेंस कंप्लीट करती है कि हम जेकब को देखते हैं कि उसने अपने रिस्ट्रेंट्स को खुद ही अपने हाथों से ही तोड़ दिया है और वो फ्री हो गया है। जिसके बाद वहाँ पे एक आयरन रॉड पड़ा हुआ होता है, उसको उठाता है और अपने ही फेस को स्मैश कर देता है और वो मारा जाता है। और ये तीनों उसी घर से तुरंत ही भागना शुरू करते हैं बाहर, मगर इसके पहले कि वो भाग सकें जैसे ही घर का दरवाजा वो लोग खोलते हैं तो वहाँ पे दो स्पिरिट्स उन्हें खड़े दिखाई दे रहे हैं दरवाजे पे। वो लोग एकदम पैनिक करके अब ऊपर की तरफ भागना शुरू करते हैं और हम यहाँ पे विंडो से बाहर देख पा रहे हैं कि नेबरहुड में जितने भी लोग हैं वो सारे यहाँ पे इनके घर की तरफ भागते हुए आ रहे हैं। उनके हाथ में वेपन्स होता है और वो लोग श्योर होते हैं कि वो लोग इनकी मदद कर पाएंगे। मालूम चलता है कि जिन स्पिरिट्स को ट्रैप किया हुआ था बेसमेंट में वो सारे फ्री हो चुके हैं और जो भी इंसान अटेम्प्ट कर रहा होता है बेसमेंट में जाने का वो विद इन सेकेंड्स एशेज में टर्न हो जा रहा होता है। पूरे घर की ही हालत ऐसे देख के लग रहा है कि एक गलत कदम और इंसान जल के मारा जाएगा। धीरे धीरे सारे लोग मारे जाते हैं मगर पॉल और एन को अभी भी कुछ नहीं किया गया है। हम यहाँ डेव को देखते हैं जो चिल्ला के स्पिरिट से पूछ रहा होता है कि उन्होंने इन दोनों को क्यों छोड़ा हुआ है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि मैरी यहाँ पे किसी पे अटैक करने की कोशिश कर रही है। तभी हम यहाँ पे पॉल का भी देखते हैं कि उसने एन को यहाँ पकड़ा है और ये दोनों अटेम्प्ट करने लगते हैं घर से बाहर जाना। जैसे ही ये दोनों सीढ़ियाँ उतर के नीचे दरवाजे तक पहुँचते हैं तो हमें दिखाई देता है कि दरवाजे पे डेव ऑलरेडी खड़ा है। वो यहाँ पे पुराने जो प्रीवियस ओनर था जिसको जला के मार दिया गया था उससे बोल रहा होता है काफी कॉन्फिडेंटली कि इन दोनों को मार के खत्म करो। और वहाँ पे जो स्पिरिट खड़ा हुआ होता है उस आदमी का वो धीरे धीरे करके इनके तरफ चल के आने लगता है। मगर यहाँ पे अब जाके हमें एक बहुत ही ज्यादा शॉकिंग चीज मालूम चलती है, वो ये होती है कि वो जो आदमी है वो जो स्पिरिट है उस आदमी का बेसिकली वो यहाँ पे पॉल और एन के पीछे नहीं है बल्कि उसका पूरा ध्यान उस आदमी पे होता है जिसने उसके पूरे परिवार को मार डाला।
मतलब कि डेव दिखाई दे रहा होता है कि वो धीरे धीरे आके डेव पे ही अटैक कर देता है पीछे से और उसको जलाने लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे उसको अभी भी अपने फैमिली के लॉस का बदला उतारना है। वो अपने हाथ से वैसे ही सेम पेन अब डेव को देने लग जाता है जैसा कि उसने और उसके परिवार ने फील करा। और बल्कि वो जो आदमी का स्पिरिट था वो यहाँ पे एन और पॉल को कुछ भी नहीं कहता है और कुछ भी करता भी नहीं है उनको हार्म किसी भी तरीके से। और क्यों हार्म नहीं करता है वो भी यहाँ पे हमें क्लियर हो गया होता है, क्योंकि यहाँ पे इनका जो अपने बेटे को लेके प्यार था, इस वजह से वो जो स्पिरिट था उसे थोड़ी सी उन पे दया आने लग गई थी ऑलरेडी। यहाँ पे हम उस आदमी के स्पिरिट को देख पा रहे होते हैं जहाँ वो फील कर रहा होता है कि उसको भले ही बहुत ज्यादा रेज था उन लोगों के तरफ जिनके वजह से पूरा परिवार जला था, मगर उसको ये भी लग रहा था कि उनको जला के मार देने की वजह से वो अपने रेज को सेटिस्फाई कर रहा है। धीरे धीरे हम देखते हैं कि बेसमेंट का दरवाजा खुलता है और उस आदमी का जो स्पिरिट होता है वो गायब हो जाता है। अचानक से हम यहाँ पे एक छोटे बच्चे की आवाज सुन पा रहे हैं जो बोल रहा होता है कि मम्मा तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं यहीं पर हूँ। ये सुनते ही एन को देख के लग रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये सुन के वो बहुत ही ज्यादा पीसफुल है। ये सुन के वो धीरे धीरे बेसमेंट की तरफ जाने लगती है और इसके साथ ही इस मूवी का रिकैप यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये रिकैप पसंद आया हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।